सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। और देखो, मैं आपको बता दूं, हमारा टॉपिक चल रहा था सेरेनिटी यानी कि लवणता, जिसमें हमने कुछ चीज़ों को देखा था और कुछ बाकी रह गई थी, सही ना। तो जो बाकी रह गई थी उनकी आज हम बात कर लेते हैं। और मैं आपको उससे पहले दोस्तों बता दूं कि हमारा जो क्लासें हैं, आपको सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, सही ना। जो भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ वो वहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कोई वनडे एग्जाम हो या पीसीएस प्रीलिम्स तक का एग्जाम हो, तो आपको इन सभी टॉपिकों में से क्वेश्चन मिल जाएंगे, सही है। और हमारा ये फिजिकल ज्योग्राफी का आखिरी टॉपिक यानी कि ओशनोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों देखो, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। एक होता है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन होता है, इसे दोस्तों सम लवण रेखा कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं सम लवण रेखा, सही ना। तो देखो ये क्या होती है दोस्तों, समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे, समान स्थानों को लवणता वाले, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ऐसी रेखा मान लेते हैं जहां पर एक समान लवणता होती है ना, अलग अलग स्थान होते हैं, उन सबको मिलाने वाली एक रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, सही है ना। और आगे बात करते हैं, एक होती है दोस्तों हेलोक्लाइन। हिंदी में इसे हेलोक्लाइन ही कहते हैं। देखो ये क्या होती है, ये क्या होता है, ठीक है? इससे दोस्तों गहराई में लवणता का मापन किया जाता है। गहराई में लवणता का मापन करने वाला जो यंत्र होता है उसको हेलोक्लाइन कहते हैं, सही ना। एक होता है लवणता मापी, लवणता मापी। तो ये क्या होता है दोस्तों, लवणता को मापने वाला यंत्र, लवणता को मापने वाला यंत्र, सही ना। यानी कि लवणता कितनी है, उस चीज को हम जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं उसको लवणता मापी कहा जाता है, सही है। आप लोग इसको देख लें। बात करते हैं इसके वितरण की दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके लवणता के वितरण की, सही ना, कहाँ पर कितना होता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा के पास, सही ना। भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास कितना होता है, 34.5। ये निशान लवणता का है, सही ना। इसके बाद में दोस्तों 40 डिग्री अक्षांशों पर कितना होता है। अगर 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास, अक्षांशों के पास 35 से 36, है ना। और 70 डिग्री अक्षांशों के पास कितना होता है, 70 डिग्री अक्षांशों के पास होता है लगभग 30 से 31, सही ना। 30 से 31 हमारी लवणता होती है ना। और ये दोस्तों ये जो है ना 40 डिग्री और 70 डिग्री, ये दोनों गोलार्धों में होता है, दोनों गोलार्धों में ये होता है, सही है ना। और देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लेते हैं हमारा कोई लैंड एरिया है, सही ना। ये हमारा कोई मान लेते हैं कि लैंड एरिया है, और ये यहाँ पर कोई महासागर है या समुद्र है। तो इसमें दोस्तों जब हम यहाँ से इधर बढ़ेंगे, है ना, यानी कि तट से सागर की ओर जाएंगे,
तो लवणता बढ़ती जाएगी, सही ना। तो देखो लिख लेंगे, यहाँ पर लवणता कम होती है और यहाँ पर लवणता ज़्यादा होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तट से सागर या समुद्र, है ना, सागर की ओर जाने पर, सागर की ओर जाने पर लवणता का मान, लवणता का मान बढ़ता है, सही है। और देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, शॉर्ट में लिख दूंगा, की अपेक्षा, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध की लवणता कम होती है, उत्तरी गोलार्ध की लवणता कम होती है, सही ना। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश नदियां गिरती हैं और नदियां जो है वो या तो किसी पहाड़ी चोटी वगैरह से निकलती हैं जहां पर बर्फ जमा होता है तो ताजा पानी मिलता रहता है ना। तो देखो उत्तरी गोलार्ध की कितनी होगी, उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की लवणता कितनी होगी, तो उत्तरी गोलार्ध की होती है लगभग 34.5, दक्षिणी गोलार्ध की होती है दोस्तों 35, है ना। दक्षिण गोलार्ध में जो सागर महासागर होते हैं उनकी ये होती है। देखो इसमें कैसा होता है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, है ना। इसमें जो सागर महासागर होंगे तो इसकी लवणता कम होगी और इसकी ज़्यादा, इसकी कितनी होगी 34.5 और इसकी होगी लगभग 35 के आसपास, सही है। ये होता है, इसको नोट कर लें और आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है कि सागरों महासागरों में गहराई के साथ में, सही है ना, जैसे हम गहराई में नीचे की तरफ जाएंगे तो पहले तो लवणता बढ़ेगी लेकिन कुछ समय के बाद में घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे कि सागरों में या महासागरों समुद्रों में से ना, सागरों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, किंतु अधिक गहराई पर, किंतु अधिक गहराई पर लवणता कम होती जाती है, होती जाती है, सही ना। देखो ये है, जैसे ये हमारा यहाँ पर कोई स्थलखंड है ना, ये कोई हमारा स्थलखंड है, उसके नीचे मान लेते हैं ये हमारा स्थल हो गया है, लैंड एरिया है ना, और ये हमारा कोई सागर है, महासागर है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, गहराई के साथ में लवणता बढ़ती है और अधिक गहराई के साथ वो कम होती चली जाती है, सही है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ मिलती है ना। विश्व में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक लवणता से कहाँ कहाँ होती है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वान झील, पहले है वान झील, ये है दोस्तों टर्की या तुर्की में है, इसकी लवणता कितनी है 330, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो लवणता मिलती है वो वान झील में मिलती है। वान झील टर्की में है या तुर्की में है, कितनी है 330, सही है। फिर है दोस्तों हमारा दूसरा मृत सागर, ये है दोस्तों जॉर्डन में, इसकी है 238, ठीक है ना, मृत सागर या, ठीक है ना, मृत सागर को डेड सी भी कहते हैं। और दोस्तों फिर तीसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा लवणता ग्रेट साल्ट लेक,
ये अमेरिका में है, यूएसए में, इसकी है 220। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी सैलिनिटी या लवणता, जिससे संबंधित सब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें हमने यहाँ जान ली है ना। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लें अच्छे से और ऐसे ही मेंटेन करते चले नोट्स, जैसे मैं बनाता चल रहा हूँ। दोस्तों इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। अगर लवणता से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनता है तो वो इससे बाहर नहीं आएगा, सही है ना। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है और लाइक कर देना है क्लास को, सही ना। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।